नमस्कार साथियों। आज हम कक्षा 9 के हिंदी गद्य में संकलित स्मृति नामक पाठ के रेखांकित अंश की ससंदर्भ सहित व्याख्या करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रश्न 1 करके पूछा गया है, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ सहित हिंदी व्याख्या कीजिए। और इसके ठीक नीचे आपको पॉइंट 1 करके एक पैराग्राफ दिया गया है। यह पैराग्राफ काफ़ी बड़ा है, जो हमने अगली स्क्रीन पे दिखाया है। तो इसको करना क्या है, आपको सबसे पहले इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है। और जब आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो इसी में से आपको 1, 2, 3 करके 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिन प्रश्नों के उत्तर आपको इसी पैराग्राफ से ढूंढ के आपको वहाँ पर लिखने हैं या याद करके लिखने हैं हिंदी ससंदर्भ व्याख्या के रूप में। अतः जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, पॉइंट 1 करके दिया है, जाड़े के दिन थे ही तिस पर हवा के प्रकोप से कपकपी लग रही थी, हवा मज्जा तक ठिठुरा रही थी, इसलिए हमने कानों को धोती से बांधा। माँ ने भिंजाने के लिए थोड़े से चने एक धोती में बांध दिए। हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। उस समय उस बबूल के डंडे से जितना मोह था, उतना इस उम्र में राइफल से नहीं। मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका था। मखनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले आम के पेड़ों से प्रतिवर्ष उससे आम झुरे जाते थे। इस कारण वह मूक डंडा सजीव सा प्रतीत होता था। प्रसन्न वदन हम दोनों मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया, क्योंकि कुर्ते में जेब न थी। अतः कुछ इस तरीके का ये पूरा का पूरा पैराग्राफ है, जिसको हमें पढ़ के इसी में से इसके नीचे के ठीक 1, 2, 3 करके तीनों प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। जैसा कि यहाँ पर पूछ रहा है, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरे में पूछ रहा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर हम बता दें कि ये जो पैराग्राफ होता है, इसमें जिन लाइनों की हमें हिंदी व्याख्या करनी होती है, उन लाइनों के नीचे ठीक कुछ इस तरीके से रेखाएं खींची रहती हैं, जिनकी हमें हिंदी व्याख्या करनी होती है। और इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 3, लेखक ने चिट्ठियों को कहाँ रख लिया था। इसका भी आंसर आपको लिखना होता है। टोटल 4 नंबर का ये प्रश्न होता है, जिसमें आपको 3 हेडिंग्स लिखनी होती हैं, संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या और लेखक ने चिट्ठियों को कहाँ रख लिया था। कभी कभी इसी में से पॉइंट 4 करके भी लेखक ने चिट्ठियों को कहाँ रख लिया था, इसके जैसा एक प्रश्न और भी पूछ लिया जाता है। तो वहाँ पर भी आपको इसी पैराग्राफ से उसका आंसर मिल जाएगा। मेन चीज़ होती है संदर्भ और रेखांकित अंश की व्याख्या। इसलिए आपको सबसे पहले इसे अच्छी तरीके से पढ़ना है और फिर इसकी ससंदर्भ व्याख्या करना है। लेकिन कभी कभी होता क्या है, कुछ लोग संदर्भ और व्याख्या और इसके बाद तीसरा पॉइंट भी अच्छी तरीके से लिखते हैं, लेकिन फिर भी उनको पूरे के पूरे नंबर नहीं मिलते, क्योंकि वो कुछ ना कुछ गलती जरूर कर देते हैं। कहीं पर रचयिता लिख देंगे, कहीं पर शीर्षक लिख देंगे। जबकि आपको पता होना चाहिए कि गद्यांश में लेखक और लिखित और पाठ लिखा जाता है, और पद्यांश में शीर्षक और रचयिता लिखा जाता है। इन बातों का हमेशा आपको ध्यान रखना है। संदर्भ के 2 नंबर दिए जाते हैं, और अगर संदर्भ में आप ऐसी गलती कर देते हैं, इसलिए आपका 1 नंबर माइनस हो जाता है। तो सबसे पहले इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है और फिर इसके बाद 1, 2, 3 पॉइंट के उत्तर आपको लिखने हैं। इसके लिए हम सबसे पहले उत्तर हेडिंग डालेंगे और इसके बाद हम डायरेक्ट संदर्भ हेडिंग डालेंगे। कभी कभी आपने देखा होगा कि यहाँ पर पॉइंट 1 में पूछता है पाठ और लेखक का नाम लिखिए, तो वहाँ पर दूसरी तरीके से संदर्भ लिखा जाता है, और जहाँ पर सिर्फ संदर्भ लिखा होता है वहाँ पर दूसरी तरह से संदर्भ लिखा जाता है। यहाँ पर संदर्भ पूछ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर उत्तर हेडिंग डालेंगे और डायरेक्ट नीचे संदर्भ लिख देंगे। यहाँ पर कुछ इस तरीके से संदर्भ हेडिंग डालेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित या गद्य में संकलित एवं श्री राम शर्मा द्वारा रचित स्मृति नामक निबंध से उद्धृत है। प्रस्तुत अवतरण में लेखक ने अपनी बाल्यावस्था का सजीव चित्रण करते हुए बचपन की छोटी छोटी बारीकियों को स्पष्ट किया है। एक बात यहाँ पर आप हमेशा ध्यान रखना कि जैसे यहाँ पर है स्मृति नामक निबंध से उद्धृत है,
ये हमारा संदर्भ यहाँ पर कंप्लीट हो गया। लेकिन इसके बाद हमने एक लाइन और लिख दी है। प्रस्तुत अवतरण में लेखक ने अपनी बाल्यावस्था का सजीव चित्रण करते हुए बचपन की छोटी छोटी बारीकियों को स्पष्ट किया है। ये जो एक लाइन है इसे हमने एक्स्ट्रा में लिखा है, इसलिए क्योंकि ये हमारा प्रसंग का काम करेगी। और ये लाइन आपको हमेशा नहीं छोड़ना है, कतई ही नहीं छोड़ना है, बिल्कुल आपको लिखना ही है। और यहाँ पर ध्यान रहे कि जहाँ पर आप प्रस्तुत डालेंगे वहाँ पर आप थोड़ी जगह छोड़कर, एक लाइन छोड़कर या पॉइंट डाल के भी लिख सकते हैं, ताकि कॉपी चेक करने वाला का ध्यान इस पर जरूर जाए। ये लाइन करती क्या है कि इसमें 2 ही लाइनें लिखी जाती हैं और ये पूरी व्याख्या पर आपको बचा लेता है, क्योंकि ये जो लाइन है ये हमारा प्रसंग का काम करती है और ये बताती है कि आगे व्याख्या में किस चीज़ का वर्णन है या किस घटना का जिक्र किया गया है। तो कॉपी चेक करने वाला जब इसको पढ़ लेता है तो आपकी व्याख्या पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है और लास्ट का तीसरा पॉइंट पढ़ के आपको नंबर दे देता है। इसलिए आपको याद रहे कि ये जो लाइन है यह आपको संदर्भ लिखने के साथ साथ बहुत ही अच्छी तरीके से अच्छे से लिख देना है। इस लाइन को आपको याद करने की ही ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आप वहाँ पर पैराग्राफ पढ़ोगे उसी में क्या हुआ है ये तो आपको पता चल ही जाएगा कहानी के माध्यम से, और वो लाइन आपको यहाँ पर लिख देना है। ये 9th का सवाल है, लेकिन जब आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो 9th में भी आपको फेल कर दिया जाता है अगर आपके नंबर कम होते हैं। इसलिए यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से संदर्भ लिखने के बाद दूसरी हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंशों की व्याख्या या रेखांकित अंश की व्याख्या। यहाँ पर अच्छी तरीके से हेडिंग डालने के बाद हम लिखेंगे, लेखक शीत ऋतु का वर्णन करते हुए कहता है कि जाड़े का दिन था, हाड़ कपा देने वाली ठंड थी, इसलिए हमने कानों को धोती से बांध लिया। माँ ने चना भजाने के लिए या चना भुनाने के लिए उसे एक धोती में बांधकर मुझे दिया। मैं और छोटा भाई डंडा लेकर घर से चल पड़े। उस समय उस बबूल के डंडे से जितना लगाव था उतना आज के एक राइफल से नहीं है। मैं उस डंडे से अनेक सांपों को मार चुका था। प्रतिवर्ष इसी डंडे से आम के टिकोरे तोड़े जाते थे, इसीलिए वह डंडी मुझे अत्यंत प्रिय था। हम दोनों भाई मक्खनपुर की ओर आगे बढ़े। कुर्ते में जेब न होने के कारण चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया था। अतः इन्हीं लाइनों के साथ साथ इस रेखांकित अंश की व्याख्या पूरी होती है। इसके बाद हमारा आता है पॉइंट तीसरा। पॉइंट तीसरे में हमसे क्या पूछ रहा था? यहाँ पर हमसे पॉइंट तीसरे में पूछ रहा था लेखक ने चिट्ठी को कहाँ रख लिया था, जिसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे लेखक ने चिट्ठियों को अपनी टोपी में रख लिया था। अतः इन्हीं लाइनों के साथ साथ इस अध्याय की संदर्भ और रेखांकित अंश की व्याख्या और पॉइंट 3 का प्रश्न कंप्लीट हुआ। अतः उम्मीद करता हूँ कि इस अध्याय की व्याख्या आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर।